स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो बेस्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यदि आप आने वाले नीट एग्जाम्स के लिए एनालाइज करेंगे पिछले कुछ सालों के पेपर्स को, तो कभी कभी इस चैप्टर से एक ही एग्जाम के अंदर तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक सेक्शन से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने देखा भी होगा कि 2-3 साल पहले एक नीट के एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चंस एक ही सेक्शन से, पोलन ग्रेन वाला जो सेक्शन था, परागकण वाला सेक्शन था, वहां से पूछ लिए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म से जुड़ा हुआ है, आवृतबीजी पादपों की भ्रूणिकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पहला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड का बाह्य अध्यावरण किसमें बदल जाता है? इतना तो सब लोग जानते हैं कि ओव्यूल या बीजांड के चारों तरफ ज्यादातर बीजांडों में 2 अध्यावरण होते हैं। देयर आर 2 इंटीगुमेंट्स सराउंडिंग द ओव्यूल, यू ऑल नो, आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट आप सब जानते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और ओव्यूल किस में बदल जाता है? सीड के अंदर बदल जाता है। तो जब ओव्यूल सीड में बदलता है तो उसका जो बाह्य अध्यावरण है वो किस में बदल जाता है? तो आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि अध्यावरण जो होते हैं वो बीज चोलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इंटीगुमेंट्स गेट मॉडिफाइड इनटू सीड कोट्स, और सीड कोट्स 2 तरीके के होते हैं, एक बाह्य बीज चोल और एक आंतरिक बीज चोल, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट। जो आउटर सीड कोट होता है उसको बोलते हैं टेस्टा, जो आउटर इंटीगुमेंट से बनता है। समझ में आ रहा है? बाह्य बीज चोल को टेस्टा कहते हैं जो बाह्य अध्यावरण से बनता है, और आंतरिक या अंतः चोल जो है, जिसको कि हम लोग इनर सीड कोट कहते हैं, वो आंतरिक अध्यावरण से बनता है, यानी कि इनर इंटीगुमेंट से बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, निषेचन के बाद बीजांड का बाह्य अध्यावरण किस में बदल जाता है? तो बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चोल बनेगा। बाह्य बीज चोल को क्या बोलते हैं? टेस्टा। तो देखो ये टेस्टा, टेगमेंट, फ्रूट और सीड। तो आंसर क्या होगा? बाह्य अध्यावरण जो होगा वो किस में बदल जाएगा? टेस्टा के अंदर बदल जाएगा। क्लियर? बड़ा साफ है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में बाह्य अध्यावरण की जगह पे आंतरिक अध्यावरण होता तो आंसर टेगमेन हो जाता, क्योंकि अंतर बीज चोल को अपने क्या बोलते हैं? टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन कहते हैं ना। तो बाह्य अध्यावरण किस में बदल जाता है? टेस्टा में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए। नाउ हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड अवस्था क्रमशः किस में देखी जाती है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित अवस्थाएं क्रमशः किस में देखी जाती है। मतलब आपको ये कुछ जोड़े दे रखे हैं, उसमें ही देखना है कि सीरीज में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कौन है। आर यू गेटिंग? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कौन है? देखते हैं। फर्स्ट में एग हैप्लॉइड होता है, अंडा हैप्लॉइड होता है, मानते हो? बीजांड काय मतलब न्यूसेलस टिश्यू 2n होता है, हमेशा डिप्लॉइड होता है, हम बताते हैं। उसका प्लॉइडी लेवल के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देखिएगा। बीजांड काय कैसा होता है? 2n। और भ्रूणपोष कैसा होता है? 3n। एग्रीड? चलो ये तो सही है। दूसरे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं n होती है, हाँ। अंडा n होता है, तो ये तो डिप्लॉइड दे रखा है, गलत हो गया। और ये ट्रिप्लॉइड, ठीक है, तो ये नहीं होगा। भ्रूणपोष 3n होता है, यहाँ तो हैप्लॉइड से चालू हो रहा है, देखना ही नहीं है। प्रतिमुखी कोशिकाएं n होती है, ठीक है। सहायक कोशिकाएं n होती है, यहाँ तो 2n दे रखा है, ठीक है। और अध्यावरण भी 2n होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सटीक उत्तर है वो ये है। क्रमशः देखना था ना अपने को, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड है। समझ में आ रहा है? एग मतलब अंडा, बीजांड का मतलब न्यूसेलस, ऑलराइट, और भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म। तो दे आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बीज का टेगमेन किससे विकसित होता है? बीज का टेगमेन किससे विकसित होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चों कि बीज के ऊपर 2 बीज चोल होते हैं, बाह्य बीज चोल और आंतरिक बीज चोल। बाह्य बीज चोल और आंतरिक बीज चोल, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट। बाह्य बीज चोल को हम हमेशा टेस्टा कहते हैं और
आंतरिक बीजोड़ को हम टेगमेन कहते हैं। बाह्य बीजोड़ यानी कि टेस्टा बाह्य अध्यावरण आउटर इंटीग्यूमेंट से बनता है, और अंतः बीजोड़ यानी कि टेगमेन इनर सीड कोट यानी कि टेगमेन किससे बनता है? इनर इंटीग्यूमेंट से बनता है। तो बीज का टेगमेन किससे विकसित होता है? वही तो पूछ रहा है कि जो सीड का इनर सीड कोट है, जो सीड का इनर सीड कोट है टेगमेन, वो किससे डेवलप होता है? तो ऑफ कोर्स यदि आउटर से डेवलप होता है टेस्टा तो इनर से डेवलप होता है टेगमेन, इनर से डेवलप होता है टेगमेन। तो बीज का टेगमेन किससे विकसित होता है? तो आंतरिक अध्यावरण से। ये आंतरिक अध्यावरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए भाई? सी। ये मार्क कर दिया। अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन। मुख्य भ्रूण का विकास किसके फलस्वरूप होता है? द मेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। क्वेश्चन क्या है? मेन एम्ब्रियो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ। मेन एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा, अब एक चीज मैं पहले बता दूं आपको, ये तो जानते हो कि एम्ब्रियो हमेशा जाइगोट से बनता है। अरे भ्रूण युग्मनज से बनता है, ये तो जानते हो। एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। अच्छा, अब बताओ जाइगोट किससे बनता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बदलता है किसमें? एम्ब्रियो के अंदर। याद रखना, वापिस से बोल रहा हूँ, नर युग्मक का संलयन जब मादा युग्मक से होता है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो बताओ, नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो नर और मादा युग्मक का संलयन बहुत जरूरी है ना। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो मुख्य भ्रूण का विकास किसके फलस्वरूप होता है? द्विनिषेचन के फलस्वरूप? नहीं, द्विनिषेचन के फलस्वरूप नहीं बना रहे। त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा, या युग्मक संलयन के द्वारा, सिनगेमी मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा। और भ्रूण कोश के दो ध्रुव केंद्रकों के जुड़ने से, यानी कि एम्ब्रियो सेक के दो पोलर न्यूक्लियाई के जुड़ने से क्या एम्ब्रियो बनता है? क्या ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन मतलब ट्रिपल फ्यूजन से बनता है? क्या डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन से भ्रूण बनता है, या युग्मक संलयन से बनता है? तो बड़ा साफ है कि भाई दो युग्मक जुड़ेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होना चाहिए सी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आ जाते हैं, द्वितीयक केंद्रक व नर युग्मक के फ्यूजन उत्पाद को क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक समझते हो कैसे बनता है? दो पोलर न्यूक्लियाई के जुड़ने से क्या बनता है? द्वितीयक केंद्रक बनता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस सुना होगा ना। फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले आवृतबीजी पादपों में, फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले आवृतबीजी पादपों में दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना देगा? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे और बना देगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब वो कह रहा है कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाए। ये मेल गैमेट फ्यूज हो गया, ये इससे आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस से आकर, और मेल गैमेट क्या हो गया? जुड़ गया, राइट। तो बताओ जल्दी से, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से आकर मेल गैमेट जुड़ जाएगा तो एक रचना बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? 3n रचना होती है। अरे भाई ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है तो एक त्रिगुणित रचना बनती है और उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, PEN। ये सुनो, तो न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, युग्मनज या द्वितीयक, साफ लिखा हुआ है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। इसको शॉर्ट में PEN बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है? याद रखना, द्वितीयक केंद्रक जो कि 2n होता है, नर युग्मक कैसा होता है? n होता है। इनके फ्यूजन से एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, और उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मोज़ेक भ्रूणपोष किसका विशेष लक्षण है? मोज़ेक भ्रूणपोष, वापस से बोल रहा हूं, मोज़ेक भ्रूणपोष किसका विशेष लक्षण है? पहली बात तो ये बता दूं कि मोज़ेक एंडोस्पर्म एक विशिष्ट प्रकार का भ्रूणपोष है। पहली बात तो, मोज़ेक एंडोस्पर्म इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सामान्य भ्रूणपोष के जैसा नहीं है। मोज़ेक एंडोस्पर्म स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर प्लांट्स में ही मिलेगा। और मोज़ेक एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है कि एंडोस्पर्म इज फाउंड इन पैचेस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। वापस से बोल रहा हूँ, मोज़ेक एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? मोज़ेक एंडोस्पर्म का मतलब क्या है? द एंडोस्पर्म इज फाउंड इन पैचेस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स।
यानी कि जो भ्रूणपोष है वो दो डिफरेंट पैचेस के अंदर, दो अलग अलग रंग के पैचेस के अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पैचेस में कौन कौन सा पाया जाता है, जैसे व्हाइट और येलो कलर का पैच, व्हाइट और येलो कलर का पैच, वापस से बोल रहा हूँ, व्हाइट और येलो कलर के पैचेस के अंदर एंडोस्पर्म मिलता है। और मेज का जो एंडोस्पर्म होता है, मेज का जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा याद रखना कि मोज़ेक होता है। तो आंसर है कहीं, देखो वीट, प्लम्बिगो, मेज। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का तो मैंने बता दिया था प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, जिसमें कि भ्रूणपोष पैचेस के अंदर मिलता है, डिफरेंट कलर के पैचेस में मिलता है, वो है सी, यानी कि मोज़ेक एंडोस्पर्म। अब आ जाते हैं, एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। यदि आप एक मक्के के दाने को देखोगे, मक्के के दाने को देखोगे तो उसके चारों तरफ एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम भी मेरे अनुभव के आधार पर 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर। एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, कि आखिर जो मकई जो होती है, मक्का जो होता है, उसके बीच के चारों तरफ पाए जाने वाली जो एल्यूरोन परत है वो स्पेशली किस पदार्थ के अंदर, किस पदार्थ की जाती होती है उसके अंदर, क्या प्रोटीन की होती है, स्टार्च की होती है, लिपिड की होती है, ऑक्सीजन की होती है। हमेशा याद रखना बच्चों, एल्यूरोन लेयर इन द मेज ग्रेन इज वेरी मच रिच इन द प्रोटीन। आप तो इतना से याद रखिए, एल्यूरोन परत जो मेज के अंदर पाई जाती है वो हमेशा प्रोटीन युक्त होती है, बहुत बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्लियर ना। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में सभी कोशिकाएं होती है। सबसे कॉमन टाइप का जो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है, आप सब जानते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में सभी कोशिकाएं होती है। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक तो सब जानते हैं, पॉलीगोनम टाइप का वही वाला 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, याद है, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक युक्त जो भ्रूणपोष था वो कैसा था, पॉलीगोनम प्रकार का था। अब वो कह रहा है कि पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणपोष, पॉलीगोनम टाइप का जो अपना भ्रूणकोश है वो कैसा है, ये भ्रूणकोश करना भैया ना, पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश है उसमें सभी कोशिकाएं कैसी होती है, पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक में, भ्रूणकोश में सभी कोशिकाएं कैसी होती है। पॉलीगोनम टाइप कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक, समझ में आ रहा है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में जितनी भी होती है हमेशा याद रखना वो कैसी होती है, अगुणित होती है। भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। इसीलिए तो यदि कभी भी आपसे कोई पूछे कि भ्रूणकोश की प्लॉइडी बताइए, कई लोग गलतियां कर जाते हैं। भ्रूणकोश की प्लॉइडी यानी कि भ्रूणकोश की गुणिता क्या होगी, n होगी, 2n होगी, 3n होगी, क्या होगी, तो हमेशा हमेशा और हमेशा भ्रूणकोश की सभी कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आप लिख लेना ए। आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, भ्रूणकोश दर्शाता है, एम्ब्रियो सैक क्या शो करता है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, क्या वो मैक्रोगैमेट है, गैमेट तो होता नहीं है भाई, क्या मैक्रोस्पोर है, क्या कोई बीजाणु है, वृहद बीजाणु है, नो, मैक्रोस्पोरोफिल है, क्या कोई गुरु बीजाणु पर्ण जैसी कोई रचना है, या ये मैक्रोगैमेटोफाइट है। तो याद रखना बच्चों, भ्रूणकोश को हम, इस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट या मैक्रोगैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। भ्रूणकोश को हम मैक्रोगैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी। भ्रूणकोश दर्शाता है तो मैक्रोगैमेटोफाइट। क्लियर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, वापस से प्रैक्टिस कीजिए। इस के ऊपर मैंने जो क्वेश्चंस बना रखे हैं उन क्वेश्चंस को भी जरूर देखिए। ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए आप इंग्लिश मीडियम वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको और अतिरिक्त क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, है ना। तो इन क्वेश्चंस को और इसके जो भाग बना रखे हैं मैंने, एमसीक्यूज के अलग अलग जो भाग बना रखे हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस जरूर कीजिए। नीट के एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, चंद दिन रह गए हैं, काउंटडाउन चालू हो चुकी है। जितना आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए
जितने ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर? तो देखते रहिए इसी तरीके से। हम फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।